हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं रियल टेस्ट सीरीज का। ये रियल टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया गया था 12 अक्टूबर को क्लास 11, 12 और ड्रॉपर के लिए। ये मेन पैटर्न पे कंडक्ट किया गया था बच्चों, और आपको पता है कि इसमें हमने एनटीए का रियल एग्जाम सिमुलेशन कराने की कोशिश की है, आपको रियल एग्जाम की एक फील देने की कोशिश की है। इस पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने के लिए मैं अपने साथ एक शानदार फैकल्टीज की टीम लेकर के आया हूं, जिन्होंने इस पेपर को डिटेल लेवल पर एनालाइज किया है और आपके लिए प्रॉपरली इस पेपर को पिछले पेपर्स का एनालिसिस करके क्यूरेट किया है। सो फिजिक्स में हमारे साथ है आकाश सर, मैथ्स में हमारे साथ हैं सुरेंद्र सर, एंड केमिस्ट्री में हमारे साथ प्रियंका मैम। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस पेपर। अब बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में हम दो तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर का ओवरऑल एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैटेगराइजेशन कैसा था पेपर का। हम सब टॉपिक लेवल पे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को पूछा गया था। साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्निपेट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग गुड और मिनिमम स्कोर भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग परसेंटाइल प्रिडिक्टर भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी एक आइडिया देंगे कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या थी। आई मीन कि आपको इस पेपर को लीनियर फैशन में अटेम्प्ट करना चाहिए था, या कुछ क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, कुछ क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए था। जैसा कि एक पार्ट टेस्ट था, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस कहीं ना कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कोई टॉपिक कितना डिफिकल्ट लगता है या इजी लगता है। बट ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस कंडक्टेड बाय एनटीए एंड ओवरऑल ऑन द टफनेस लेवल ऑफ द क्वेश्चंस गेज्ड बाय आवर फैकल्टीज, हमने एक डिफिकल्टी एनालिसिस बनाई है। और आपको आशा करता हूं इस एनालिसिस से काफी फायदा मिलेगा, काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे, जिसको आप अपने अपकमिंग पेपर्स में अगर इंप्लॉय करोगे तो आपकी तैयारी और बेटर होगी, एंड यू विल बी एबल टू स्केल थ्रू योर प्रेप वेरी इजीली। सो अब मैं शुरू करने वाला हूं फिजिक्स के एनालिसिस में, और फिजिक्स के लिए मैं कॉल अपॉन करना चाहूंगा आकाश सर को। आकाश सर इज गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड इनसाइट ऑफ द फिजिक्स पेपर, जिसमें आपको बताएंगे कि फिजिक्स सेक्शन में कौन कौन से की एरियाज थे जिन पे फोकस करना था। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनको करने की स्ट्रैटेजी क्या थी। मींस जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए, हर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऐसा एंगल था जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, या कौन सा ऐसा एंगल था जिसको आपको ध्यान रखना था उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। प्लस आपको कुछ की इंसाइट भी देंगे कि आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह की चीज पे आपको ध्यान रखना है। सो ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू विशाल सर, एंड वेलकम बच्चों। तो पहले हम फिजिक्स सेक्शन से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अपना पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी, इस पेपर को कैसे डील करना चाहिए था, आपको पेपर में कैसे अपना शुरू कैसे करना था, किस टॉपिक से आपको शुरू करना था, किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए था, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अभी अपन फिजिक्स सेक्शन के लिए डिस्कशन देख रहे हैं। तो 11th क्लास के पेपर में फिजिक्स सेक्शन जो था उसको थोड़ा पर्पसफुली हमने डिफिकल्ट रखा इस बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं दैट इज अराउंड 36%, और मीडियम और इजी क्वेश्चंस मिला के इट वुड बी समवेयर अराउंड 64%, राइट। तो अगेन स्ट्रेटजी यहाँ पे, एक तो पहली स्ट्रेटजी तो सिंपल सी यही हो जाती है कि जैसे ही आपने पेपर ओपन किया या जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे पेपर आया, तो क्वेश्चंस आपको फिल्टर करने आने चाहिए। मीडियम क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, जितना जल्दी आप ये मार्क कर पाओ, उतना जल्दी आप फिल्टर लगा सके इन क्वेश्चंस का, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगेन छूटने नहीं चाहिए। हार्ड क्वेश्चंस में अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ का क्वेश्चन कहीं दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले जाए, राइट। तो डिफरेंट अपना डिफिकल्टी का ये जो पैटर्न है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेपर में हार्ड पोर्शन को थोड़ा सा इजियर साइड से ज़्यादा रखा गया था। मीडियम क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस और मीडियम लेवल क्वेश्चंस। और दूसरा इसका पर्पस ये भी होता है कि जैसे देखो ये टेस्ट जो था ये पार्शियल सिलेबस पे बेस्ड था, खाली 2 ही टॉपिक थे, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन। जब आपके पास एक फुल सिलेबस टेस्ट होता है ना, तो उसमें ये रहता है कि जैसे सपोज 25 चैप्टर हैं, 25 से जो भी हैं, इतने चैप्टर हैं, तो उन सब में से क्वेश्चन उठ के आएंगे। वो पेपर का सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि बाय नेचर वो पेपर एक डिफिकल्ट हो जाता है। जब सिर्फ लिमिटेड सिलेबस होता है, सिर्फ 2 चैप्टर का सिलेबस है अगर, तो
इस सिलेबस को टफ करने के लिए हमें क्वेश्चंस को टफ करना पड़ता है टू गिव यू अ रियल फील ऑफ द एग्जाम, क्योंकि अदरवाइज अगर आपको फुल सिलेबस देना हो तो फुल सिलेबस में शायद इतने हार्ड क्वेश्चन आपको ना दिखे। वहां पे हार्डनेस कहां से आ जाती है, बिकॉज आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस तैयार करके जाना है। यहाँ पे आपको सिलेबस ही खाली 2 चैप्टर का तैयार करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को ही थोड़ा हमने हार्ड रखा ताकि जो पेपर में आप स्ट्रेस फील करने जा रहे हो यहाँ पे आपको पहले दिखे। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जैसे देखो आरटीएस का जो एग्जाम होता है ना, आरटीएस इज बेसिकली कि आपने जो स्ट्रेटेजी अपनी प्रैक्टिस में इवॉल्व करी उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो। और हो सकता है कि जब आप एग्जाम में बैठे होगे उस मोमेंट पे आपको उस स्ट्रेटजी को चेंज भी करना पड़े, मॉडिफाई भी करना पड़े, तो ये भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, तो स्कूल के एग्जाम में सपोज आपकी एक डेट शीट आई, राइट। उस डेट शीट में आपको देखा कि जो इंग्लिश का पेपर है उस पेपर के पहले 2 लीव है, जबकि साइंस के पेपर से पहले एक भी लीव नहीं है, तो आपकी स्ट्रेटजी इमीडिएटली चेंज हो जाती है। क्या कि भैया डेट शीट तो चलो आ गई है, बट साइंस के पेपर की तैयारी में एग्जाम से पहले ही करके रख लो, इंग्लिश की तब कर लूंगा, राइट। तो ये है ऑन द स्पॉट स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन करना। तो जैसे ही आपको फिजिक्स का पेपर दिखा अगर ज्यादा टफ था तो आप शायद पहले केमिस्ट्री या मैथ्स की तरफ मूव कर जाते। तो उसमें ये रहता है कि मैंने अपने रिजिडिटी नहीं रखनी अंदर कि मुझे फिजिक्स से ही शुरू करना है। पहले फिजिक्स दिखा तो फिजिक्स से ही शुरू करना, ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिक्स दिखा मुझे कि पहले हार्ड है, बेटर आई शुड मूव ऑन टू केमिस्ट्री या मैथ्स, या जो पहले इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट मैं वो सारे कंप्लीट कर दूं, ताकि जब मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग फॉर दिस पाई चार्ट। और हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल सी है, सर्कुलर मोशन और लॉज ऑफ मोशन 2 ही चैप्टर थे, तो हमने दोनों चैप्टर से क्वेश्चन रखने की कोशिश करी है। फॉर 12th क्लास अगेन एज आई सेड कि हार्ड थोड़ा सा 20% पे है, इजी और मीडियम यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% के करीब है। तो अगेन आपके पास अच्छा खासा स्कोप था 12th के बच्चों के पास टू स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई कर पाते तो इजीली आप 80% तक अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। और यहाँ पे हमारा सिलेबस 3 चैप्टर से बेसिकली था, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अल्टरनेटिंग करंट, और ऑलमोस्ट इक्वल सी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी गई। फॉर ड्रॉपर क्लास पेपर वॉज बिट ऑन हार्ड साइड, ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चन है हमने हार्ड लेवल पे रखे। कारण ये कि एक तो ड्रॉपर बच्चों की पहले भी इन चैप्टर्स की तैयारी हो चुकी है, वो इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, तो उनको रियल एग्जाम की फील देने के लिए, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए जो एग्जाम में होता भी है, हमें क्वेश्चंस को ही हार्ड रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के लेवल को ही थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है, पार्शियल सिलेबस टेस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर थे, और एक चैप्टर जो था हमारा दैट वाज फॉर ऑसिलेशंस। तो अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, मतलब हर क्लास के जो एक 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे, जो जिनसे हम देखें कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अब इसमें बताया जा रहा है कि रेडियस आर के सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और कुछ इसमें पूछा गया कि जो एक्सेलरेशन है उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये इक्वल है, और पूछा ये जा रहा है मुझसे कि टाइम बताइए फर्स्ट रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो बच्चा सिर्फ अगेन mv²/r और mdv/dt को इक्वल करके सिर्फ कंप्यूट करना शुरू कर देगा, वो एक लेवल तक इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जा पाएगा। बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि वो ही एक रिलेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो mdv/dt ही नहीं है सिर्फ, इट इज mvdv/ds ऑल्सो। तो जब तक आप उस चीज को भी अवेयर हो कि भाई ये भी एक रिलेशन देगा मुझे, क्योंकि मुझे रेवोल्यूशन पूरा करना मतलब एक सर्कल पूरा करना है, तो इट इज अबाउट डिस्टेंस टू, राइट। मुझे तीनों क्वांटिटी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो वहां पे मतलब ना माइंड ओपन रखना थोड़ा सा कि एक रिलेशन से नहीं 2-3 रिलेशन हो सकता है, मुझे इवॉल्व करने पड़े, एक्सप्लोर करने पड़े यहाँ पे। नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक पॉइंट O के अबाउट ये जो एंगल फाई है, इस फाई एंगल के 2 क्वांटिटीज, वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अनदर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, राइट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, मतलब फाई का जो चेंज होने का रेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। बट मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन में ये इस पॉइंट पे हमें जनरली फाई नहीं, मतलब एंगल हम एक एंड पॉइंट से नहीं लेते, हम सेंटर से लेते हैं,
ये क्वांटिटीज हमें पता है कि ये जो है ये अल्फा की तरफ जाती है, ये ओमेगा की तरफ जाती है, ओमेगा का स्क्वायर है बेसिकली। तो पहले तो मुझे रिलेट करना पड़ेगा सेंटर से पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले एंगल के साथ, है ना। उस एंगल और फाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और फिर मुझे अगेन ये जो फोर्स दे रखी है इस फोर्स के कंपोनेंट्स को रिलेट करना पड़ेगा। फोर्स के कंपोनेंट थीटा से रिलेट होंगे और थीटा फाई से रिलेट होगा। तो ये सारे अवेयरनेस तब ही हो पाएगी आपको जब आपने क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व किए हों। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा वो जो थॉट्स हैं उनको ट्रिगर होने में। नहीं तो आप यही कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि इस फाई के साथ मुझे रिलेशन ही नहीं पता, है ना। कोई मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या अदरवाइज ऐसी किसी चीज का पता ही नहीं है इस फाई के साथ, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज फॉर 12th क्लास। और 12th क्लास में ये जो क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा मतलब बच्चों को कई बार लगता है कि हो क्या गया यार, ये ट्यूब्स कब से मूव होने लग पड़ी, आपस में एक दूसरे में स्लाइड कर रही हैं, और कैसे मतलब हम ईएमएफ वगैरह के क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो रॉड्स हैं जो मूव कर रही हैं। अब बच्चे कई बार क्या है स्टैंडर्ड आंसर्स याद होते हैं, उस चक्कर में बीएल भी टिक कर देंगे। कोई बोलेगा कि इधर को वेलोसिटी है इधर को वेलोसिटी है तो 0 मार्क कर देते हैं। 2BVL जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ऑप्शन भी है। तो आपको अगेन अगर अप्रोच का पता है, बेसिक अप्रोच का पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। देन 12th क्लास का एक और क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों को एक सर्किट में ज्वाइन किया गया, एक एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन। और अगेन इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है और बाद में पूछ लिया गया कि कैपेसिटर की एक पार्शियल चार्जिंग, जब फुली चार्ज नहीं है कैपेसिटर उस मोमेंट पे इंडक्टर के अक्रॉस क्या करंट है। तो सिंपल सा है, एनर्जी जो है वो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है और उससे आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। बट ये रिलेशंस पता होने चाहिए कि एलसी ऑसिलेशंस में जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन काम करता है। अब 12th के बाद अपन ड्रॉपर के टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे ये पूछा गया कि कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, और टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या है ना कई बार माइंड सेट बना के बैठ जाते हैं कि जब भी पेंडुलम दिखे तो 2π√10/g आंसर आना चाहिए, या जब भी स्प्रिंग के साथ सीधा सीधा मास अटैच तो 2π√10/k आंसर दो और आगे चलो। ये अप्रोच रट्टा जो है ना, आंसर को रट लेना, वो थोड़ी कई बार घातक सिद्ध हो जाती है, ज़्यादातर घातक ही सिद्ध होती है। तो फिजिक्स खास तौर पे मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अपना डेरिवेशंस वाला जो पोर्शन है, मतलब कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जिसकी डेरिवेशन आप नहीं जानते। कोई भी डेरिवेशन हो आपको उसको एकदम रिलीजियसली करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डेराइव कर रहे हो। ये क्वेश्चन में आपको हल्का फुल्का डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी ऑसिलेट करवाएगा और ग्रेविटी भी ऑसिलेट करवाएगी। उन दोनों के इफेक्ट को यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड आंसर याद करके चले जाओगे तो आप गलत आंसर मार्क करके आओगे। और यहाँ पे भी जो दो आंसर दिए हैं नीचे, सी और डी जो दो ऑप्शन दिए नीचे, ये भी डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इन दोनों के अंदर भी जज करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन से ही आपको डेरिवेशन प्रॉपर चलानी पड़ेगी, तब जाके आप बता पाओगे कि कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फिजिक्स में खास तौर पे डेरिवेशंस पे फोकस रहता है हमारा, और डेरिवेशंस आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इनके फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने आने चाहिए आपको, वो सब चीजें तो चलती हैं साथ में। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉपर के ही टेस्ट का। इसमें एक स्फीयर है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो स्फीयर है इट इज फ्लोटिंग हाफ सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। ये क्वेश्चन मेन लेवल पे बनाने के लिए हमने हाफ सबमर्ज्ड कर दिया। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना होता मैं इसमें बोल देता कि 40 मतलब कुछ 25% वॉल्यूम अंदर है या 75% वॉल्यूम अंदर है, सबमर्ज्ड है। हाफ में जिस बच्चे को इस चीज का आइडिया है कि मुझे क्रॉस सेक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेट एक कितना फोर्स मिलेगा, पॉइंट फोर्स एक्स्ट्रा, वो पता चल जाएगा, या नेट कितना पॉइंट फोर्स में डिफरेंस आएगा वो पता चल जाएगा, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जिस बच्चे को ये क्लिक नहीं करेगा उस टाइम पे कि यार सिंपल सा एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, मेरे डिस्प्लेसमेंट और एरिया से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट फोर्स का कैलकुलेशन कर लूँ, वो क्लिक नहीं किएगा, वो डेरिवेशन पे चला गया किसी कारण से, वो यहाँ पे टाइम ले जाने की खूब संभावना रखता है ना। तो आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मतलब एक फील होती है ना जैसे क्वेश्चन को करने की, कि यार जैसे इसको मैं हल्का सा अंदर करूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन अंदर जाएगा उतना, और क्योंकि हाफ सबमर्ज्ड है तो क्रॉस सेक्शन इनटू x मुझे
नेट डिफरेंस दे देगा बॉइंट फोर्स की तरफ से, और एक फोर्स आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की शेप में, सीधा सीधा आंसर निकलता है उससे। तो ये चीजें, ये जो अवेयरनेस है, ये कहाँ से आती है? ये प्रैक्टिस करके आती है। क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और वो भी एक प्रेशर के साथ। प्रेशर किस चीज का? कि मुझे टाइम ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे मुझे 1 या 2 मिनट ही मिल रहे हैं पर क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, उसी टाइम में मुझे सॉल्व करना है। तो इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है हमें, क्वालिटी क्वेश्चंस, टाइम रखते हुए क्वेश्चंस, और अगेन कैलकुलेशन फुल करनी चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बीच में कैलकुलेशन जाके छोड़ देना कि लास्ट तक कैलकुलेशन नहीं कर रहे, आ ही जाएगा आंसर, कुछ तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी। कई बार तो हम 2+2 भी गलत कर देते हैं जब प्रेशर में होता है। तो वो सब चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस में ही सही होती हैं, एग्जाम में आके प्रैक्टिस एग्जाम में नहीं होती, एग्जाम में तो एप्लीकेशन होती है। और जब भी आप एग्जाम दे के निकलते हो, उसके बाद अपनी गलतियों को एनालिसिस करो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत किए होते हैं ना, वो शायद हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं कि ये गलती करी थी मैंने एग्जाम में, रादर देन रेगुलर प्रैक्टिस टाइम पे हमने जो गलतियां करी होती हैं। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। तो फॉर 11th क्लास पेपर मैं ये कहूंगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे, जो इजी या मीडियम लेवल कैटेगरी में फॉल करते थे, दीज आर दोज क्वेश्चंस जो आपको पहले अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे। और ये जो क्वेश्चन थे, इनको थोड़ा सा अगर अवॉइड करके इन क्वेश्चंस, ऊपर वाले क्वेश्चंस को पहले कर लेते तो ज्यादा बेटर होता। और रादर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पहले ही टारगेट होने चाहिए। अगर ये हमारे विद इन रेंज है, हमें आता है, तो भैया ये तो नहीं छूटना चाहिए किसी भी कारण से। और यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इफ वी वर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन इन द एग्जाम, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरी अप्रोच से भी या ऑल्टरनेट अप्रोच से भी इजीली कर सकते थे। फॉर 11th क्लास 20 मार्क्स इज द स्कोर, जो कि आप मिनिमम स्कोर होना चाहिए हर बच्चा इस एग्जाम में इस लेवल से ऊपर आना चाहिए। और 75+ मार्क्स जो हैं, आई वुड से दीज आर द मार्क्स विच वुड बी कंसिडर्ड गुड, कि आप इससे ऊपर अगर एग्जाम में स्कोर कर रहे हो, तो हाँ, आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे चल रही है। और इस मार्क्स से नीचे जो बच्चे हैं, उनको मतलब इंस्पिरेशन लेनी है इस लिमिट से कि हमें इस लेवल से बियॉन्ड जाना। फॉर 12th क्लास दीज वर दोज क्वेश्चंस जो आपके पहले अटेम्प्ट में हो जाने चाहिए थे, रादर देन गोइंग इनटू वेस्टिंग टाइम फॉर कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो स्किप नहीं होने चाहिए थे अगर आते थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनको अल्टरनेट अप्रोच बेटर सॉल्व कर सकती थी, कम टाइम में सॉल्व कर सकती थी। फॉर 12th क्लास 80+ मार्क्स वुड बी द मार्क्स जो आपको अच्छे कंसिडर होंगे कि आपकी तैयारी को जो बता रहे हैं कि अभी अच्छी चल रही है ये तैयारी, तो 80+ मार्क्स वुड बी दोज मार्क्स। और 25 मिनिमम स्कोर होना चाहिए था इसमें हर बच्चे का, कि 25 तो आ ही जाने चाहिए थे इसमें। इस एग्जाम में, इस फिजिक्स सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन इतने तो थे कि 25 आप स्कोर कर जाते इजीली। फॉर ड्रॉपर अगेन एज आई सेड, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे पेपर था, तो यू वुड बी सीइंग हियर मोर कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस रादर देन द क्वेश्चंस दैट यू शुड हैव अटेम्प्टेड फर्स्ट। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है इनमें से चेरी पिकिंग करने का कि कौन सा मेरी विद इन रेंज क्वेश्चन है स्टिल। और यहाँ पे कुछ अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, जिनको आप अगर ऑल्टरनेट अप्रोच से या अदर तरीके से अगर थोड़ा अवेयरनेस माइंडसेट वहाँ पे होता, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं, राइट। और फॉर ड्रॉपर क्लास 75+ आई वुड से दिस वुड बी अ स्कोर विच वुड बी कंसिडर्ड गुड। और 20 मार्क्स तो ऐसे मार्क्स हैं जो हर बच्चे के आ ही जाने चाहिए थे। सो दैट इज ऑल फॉर फिजिक्स सेक्शन। सो प्लीज विशाल सर। थैंक यू सर फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस। जैसा कि सर ने आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने के की कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बताए, उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनको करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए था, मींस व्हाट शुड हैव बीन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द क्वेश्चन, राइट। तो आप यूजुअली देखेंगे, मुझे अपने प्रिपरेशन के दिन कुछ याद आ रहे हैं, जब मैं प्रिपेयर किया करता था तो टीचर्स यूजुअली सिर्फ ये बता देते थे कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको सर बड़े अच्छे से ये भी बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, राइट। सो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और व्हाट शुड हैव बीन द थॉट प्रोसेस व्हाइल यू वर फॉर्मुलेटिंग एंड व्हाइल यू वर गेटिंग टू द फाइनल आंसर। तो ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फर्दर अपनी प्रिपरेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस सर ने क्वेश्चन फ्रेमिंग का भी काफ़ी अंदाज़ा आपको दिया कि जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेन लेवल पे, एडवांस लेवल पे, तो किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट से भी थोड़ा सोच पाओगे। प्लस टाइम लिमिट का, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलर लेवल का एक एनालिसिस हम लोग आपको केमिस्ट्री में भी दिखाएंगे। सो केमिस्ट्री में भी जो हमारा सिलेबस था उसमें कुछ चैप्टर्स आए थे, उसका
कैटेगराइजेशन वी विल डिस्कस, वी विल ऑल्सो डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट केम, और साथ ही साथ हम आपको एक गुड स्कोर और मिनिमम स्कोर केमिस्ट्री में भी डिस्कस करके बताएंगे. सो फॉर केमिस्ट्री आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन प्रियंका मैम हु इज गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री सेक्शन विद यू, और ये आपको डिटेल लेवल पे बताएंगे सारी एनालिसिस जो हमने फिजिक्स में डिस्कस की है. सो ओवर टू यू प्रियंका मैम. So Priyanka ma'am is basically going to discuss the entire chemistry section. इसमें ये आपके साथ पूरा एनालिसिस डिस्कस करेंगे. ओवरऑल क्या एनालिसिस था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, एंड किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था. जैसे आकाश सर ने फिजिक्स में डिस्कस किया था, सेम लेवल का एनालिसिस आपको केमिस्ट्री में मिलेगा. सो ओवर टू यू मैम. थैंक यू सर. हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल. सो अब हम केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो वाई दिस पेपर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, विशाल सर हैज़ डिस्कस्ड, आकाश सर हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड. See, analyzing the paper is the second most important thing. First is writing. This will help you to understand what mistakes you have made, and also आगे फ्यूचर में जो आप एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं उनको आप कैसे अप्रोच करोगे. ठीक है, अगर हम बात करें 11th क्लास की, तो हाउ वी हैव कैटेगराइज्ड द डिफ़िकल्टी लेवल हियर. Most of the questions you can see 48% we have kept it on the harder side. Reason the chapter over here is thermodynamics, physical chemistry again. Thermodynamics chapter you will see a little bit of calculations and mixed concepts. So 48% questions were on the harder side, 36% questions were on the medium side, and 16% were on the easier side. Now, the first and foremost thing that we are all supposed to do is to have a look on the paper. आपने सबसे पहले पेपर देखा and just identify the easier questions एंड दी मीडियम क्वेश्चंस. वी ऑल नो कि हमारे कौन से जो एरियाज़ हैं वो थोड़े से वीकर साइड में हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है. तो वो वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई करें कि आप एंड के लिए रखें. सबसे पहले आप ट्राई करें कि जो आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं उन पे काम किया जाए. तो ईजी एंड मीडियम को आप पहले टारगेट करें और उसके बाद आप हार्डर साइड में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें. नाउ इफ़ वी सी द टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे जिनसे क्वेश्चंस हमने उठाए, we have tried कि सारे ही टॉपिक्स हम क्वेश्चंस उठाएं, बट द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रादर, the second law of thermodynamics and Gibbs free energy. So Gibbs free energy also we study more or less in second law of thermodynamics. So वहाँ से हमने more number of questions 8 and 5 respectively उठाए हैं. बाकी और भी हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है. Now moving ahead for class 12th. Class 12th में we see हमारे पास एक ही चैप्टर था पेपर में, सिंस इट इज़ अ पार्ट टेस्ट, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स. Chemical reactions of aldehyde and ketone is the major part of the whole chapter. Now this chapter is not alone as aldehyde and ketones and carboxylic acid. You will see hydrocarbon concept, you will see alcohols concept, you will see haloalkanes and haloarenes concept. So you have to revise all those chapters as well to understand this chapter and these questions. Here also if we talk about the difficulty level, we have kept 40% hard questions, harder side, and medium is 48%. Now easier side was 12%. Since the chapter is such a way कि आपको क्वेश्चंस दिखेंगी, रिएक्शंस दिखेंगी, सीरीज रिएक्शंस दिखेंगी, सीक्वेंस रिएक्शंस दिखेंगी, तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज फैक्टर्स, एंड इसीलिए थोड़ा सा वो हार्डर साइड में और मीडियम साइड में हमने ज़्यादा रखा है. Again the same point, you have to focus on the medium and easier questions first and then go for the harder ones. Here as we can see 23 questions are solely from the chemical reactions. Now moving ahead for the dropper, in dropper we had two chapters. Electrochemistry was full and GOC ka very smaller part, nomenclature and few more topics. That is the reason we have kept only 9 questions from GOC and more questions from electrochemistry, 16 questions. Here if we see, we have kept 44% medium questions and 40% are on the harder side, and easier is 16%. Same thing goes over here as well, that we have to focus on, firstly we have to try the easier ones and medium ones and then go for the harder questions. Now there are some questions which we have kept in which maybe a little trick is there so that you can understand ki how we were supposed to do it. Now from class 11th we have kept this question which is based on the enthalpy of combustion of propane.
when we see, this is from thermochemistry topic. Now enthalpy of combustion is simply you are going to write the equation for propane plus oxygen and then carbon dioxide, and water will eliminate. Here we have provided with bond energy values. We have bond energy of all the bonds which are present in this whole equation. Now the trick part over here is the resonance energy and enthalpy of vaporization. We have to include resonance energy of carbon dioxide as well if it is given in the question. Reason being that carbon dioxide also possess some resonance, and that is the reason we are going to add it into the equation. Same goes for enthalpy of vaporization. Over here we have all the bond energies which is in gaseous state. So water will eliminate as liquid, so we have to incorporate 41 kilojoule per mole as well. So if you are going to miss these two, you will get the wrong answer. So moving ahead to the next question, which is based on the statement. When you encounter such type of question, you have to see each and every question. Also you can see, pick out the incorrect statement. Never miss that part. Generally what we see is कि पढ़ लिया, ठीक है, जो correct है वो हमने mark कर दिया. But यहाँ पे आपको हर एक statement पढ़ना है, देखना है कौन सा incorrect है, and then you have to mark it. This is based on delta G, Gibbs free energy. Delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. Now moving ahead for class 12th, we have, this is the first question. In organic chemistry, when we see a theory look like question which is not a theoretical question, but थोड़ा सा जहाँ पे भी ऐसे थ्योरी सा आता है तो हम थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि इसको अटेम्प्ट करें ना करें. जनरली क्या होता है, अदरवाइज हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिखा होता है, रिएजेंट्स लिखे होते हैं, एंड देन वी प्रोसीड. हियर वी हैव कंपाउंड ए is treated with acidified potassium dichromate to form a product B. B का भी molecular formula दिया हुआ है. तो when we have compounds और उनके molecular formula, the first and foremost thing we calculate the double bond equivalence, ताकि हम थोड़ा सा idea लगा सके कि कहीं ring तो नहीं है, open chain है, उसमें कोई unsaturation तो नहीं है या completely saturated है. एंड देन उसके बारे में हमें फर्दर दिया हुआ है कि शाइनिंग सिल्वर मिरर टेस्ट ऑल्सो इट गिव्स. तो फिर आपको जाना है एल्डिहाइड्स की तरफ, ठीक है. कंपाउंड बी आपको देगा व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ, हमें आगे की रिएक्शन जो गिवन है उससे रिएक्ट करा के देन फाइनली वी हैव टू प्रोसीड विद द प्रोडक्ट सी. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th. अगेन दिस इज यू हैव द एसिटोफिनॉल PCl5 से रिएक्ट करा है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन चल रहा है. नाउ दिस रिएक्शन एज वी कैन सी, लास्टली NaNH3, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे बर्च रिडक्शन हो रहा है तो ट्रांस एल्कीन बनेगा. सो ऑल दोज फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर एंड देन फाइनली रीच योर प्रोडक्ट. नाउ we have two questions from dropper as well. The first is from electrochemistry. Here, which of the following is correct statement regarding conductance? We have to find the correct statement. You have to read each and every statement and then see which one is correct. Conductance of HCl solution increases on adding NaOH before the equivalence point. So this is from conductometric titration. This is statement is from. Second, if we talk about this for potash alum, this is the direct relation from equivalent conductance and molar conductance का relation where n factor comes. So if you can see कि n factor 8 into, if you are going to calculate ये division में आएगा. So all those things you have to incorporate. Now going to option C and D. C in conductivity increases with increase in concentration. Of course per unit volume में जितने number of ions ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा conductivity होगी, hence C हमारा correct हो जाता है. Moving to the next question, हमें यहाँ पे EMF given है, this is from electrochemistry, हमें pH calculate करना है. आपको एक पूरा cell representation दे दिया, जो हमारी यहाँ पर cathode है, that is metal insoluble salt anion half cell. ठीक है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दी, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, Cl माइनस की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे रखेंगे और H प्लस की कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो वहाँ से हमारा pH आ जाएगा.
Now if we talk about 11th class के questions जो जिस तरीके से हमें strategy रखनी थी, we were supposed to do that, right? So according to us, the questions which needs to be attempted first are these questions. And जो थोड़े intensive calculations, again as I said, thermodynamics chapter है, तो कुछ calculations तो रहेंगी. These are the questions जिन्होंने थोड़ी सी calculations थी. Theoretical questions, again theoretical questions you can read, and if you are good with the concepts you are going to mark it in one go. 34, 43, 49 were the questions जो थोड़े से trickier side थे. Now if we talk about class 11th का good score, so 75 plus score would be considered as a good score, but 20 plus is the minimum. मतलब अगर आप attempt करें 20 has to be scored by everyone and above 20. For class 12th, the questions which needed to be attempted first are these questions. जो थोड़े से multiple steps questions थे, because aldehyde ketones पूरा हमारा organic है जिसमें multiple steps included रहते हैं, तो these are the questions. Theoretical questions भी कुछ हैं और trickier questions जो आपको end के लिए बचा के रखने हैं. If you have the enough time after attempting all those, proceed with the trickier ones. 75 plus would be considered as a good score for class 12th, and minimum score is 30 for class 12th. For dropper, if we talk about the questions which needed to be attempted first are these questions. Intensive calculations जहाँ पे देखी गई वो यहाँ है. Electrochemistry क्योंकि पार्ट था हमारे पेपर का, तो कुछ calculations वहाँ पे देखी गई. Theoretical questions are these, and trickier ones are only 3 which you could have kept aside. The good score over here is 80 plus, and the minimum score which we consider is 30 plus. So this was all about chemistry, and thank you so much, Vishal sir. थैंक यू मैम फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस. जैसा कि मैम ने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आए थे उनको कैसे टैकल करना था, साथ ही साथ इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे. जैसा कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री में देखा कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे. मेन में और एडवांस में दोनों थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं. ऑर्गेनिक में एक सीक्वेंस बेस्ड रिएक्शन थी, और सीक्वेंस बेस्ड रिएक्शन के ऊपर हमारे पास रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है और प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आ सकता है, जहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है जैसा कि मैम ने क्वेश्चन में दिखाया. तो क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन बच्चों वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक एक आपको लाइन को बहुत, एक एक वर्ड को बहुत आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रखनी है. उसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस की, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमारे मॉड्यूल्स में भी हैं, काफ़ी सारे हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में तो इनकॉर्पोरेट करते ही हैं. फर्दर जो आगे टेस्ट होंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सबस्ट्रेट्स और रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स भी गिवन होंगे या फाइनल प्रोडक्ट निकालना होगा, राइट. एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे जैसा कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था. प्लस ऑन द अदर हैंड मैं इसमें ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो ये गुड स्कोर और मिनिमम स्कोर है इस पर आपको ध्यान तो रखना है, बट बहुत ज़्यादा इससे ओवरवेल्म नहीं होना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ पार्ट टेस्ट. तो पार्ट टेस्ट में आपको ये समझना है कि इसका जो की टेक अवे रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो ओवरऑल पेपर है उसमें कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मैं अपनी वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं उसको बेटर कर सकता हूँ, सो दैट जब एक्चुअल पेपर आएगा, जब फुल टेस्ट पेपर आएगा जिसमें पूरे चैप्टर से शायद एक ही क्वेश्चन आने वाला है, 2 ही क्वेश्चन आने वाला है, वो किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक से आ सकता है. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फ्रॉम अ हाई प्रायोरिटी टॉपिक. तो एटलीस्ट जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो तो मेरे अच्छे से स्ट्रेंथन हो ही जाने चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, राइट. सिमिलर लेवल का एनालिसिस अब हम लोग मैथ्स में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. ऑलरेडी थोड़ी वीडियो हमारी काफ़ी हद तक लेंदी भी हो चुकी है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी पेशेंटली इसको देख रहे हैं, बट मैथ्स का बच्चों एनालिसिस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज मैथ्स सेक्शन आपको पता है पिछले कुछ साल से एनटीए काफ़ी ज़्यादा टफ भी बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यू फ्रेशर लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. तो हम मैथ्स में एक सर्टेन लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं. कुछ पेपर्स जो हैं आपको काफ़ी डिफिकल्ट भी लगेंगे, कुछ पेपर्स थोड़े ईजियर साइड भी लगेंगे. हर पेपर के अंदर कुछ अनप्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ क्वेश्चन भी रह सकता है. तो मैथ्स सेक्शन का एनालिसिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. सो आई वुड लाइक टू गिव द चांस टू सुरेंद्र सर, जो कि हमारा फर्दर अब मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं. सो ओवर टू यू सुरेंद्र सर. थैंक यू सर. हेलो बच्चों,
फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस हो गया, अब मैथ्स का एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें क्लास 11th की, तो इसमें डिफ़िकल्ट साइड पेपर रखा गया था, क्योंकि मीडियम और डिफ़िकल्ट मिला के 80% है, तो इसे डिफ़िकल्ट माना जाएगा। हाँ, 2 ही चैप्टर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसको एक मानेंगे, और सीक्वेंस सीरीज। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट, यानी कि एकदम शुरुआत का कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जिसमें मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस उसी से पूछा गया। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, nth रूट वाली प्रॉब्लम, यानी हायर साइड से नहीं पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बेसिकली 2 ही चैप्टर थे अपने इसमें। अच्छा, 12th में देख लेते हैं। 12th में आपके 4 चैप्टर थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ITF, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और AOD, ठीक है। तो इसमें ओबियसली इसमें थोड़ा कैलकुलस पार्ट आ गया है ज़्यादा, तो डिफ़िकल्ट बनेगा। तो पेपर में मीडियम क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब ये मीडियम जो क्वेश्चन है ना, किसी के लिए थोड़ा इजी हो सकते हैं, किसी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। बाकी हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें 8% ही है, तो इसका मतलब ये हुआ तो इजी तो नहीं था पेपर, है ना, मॉडरेट से हार्डर साइड था। आगे देख लेते हैं ड्रॉपर का पेपर। हाँ, ड्रॉपर में भी मीडियम टू हार्ड ही रहा है पेपर, है ना, क्योंकि मीडियम और हार्ड मिला के 80% से ज़्यादा जा रहा है इसमें भी। और इसमें चैप्टर जो हैं 2 ही आए थे कॉनिक से, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये जो चैप्टर आए हैं इसमें इसके जो सब टॉपिक है सारे कवर करने की कोशिश की गई है ना। हर क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 11th क्लास में, जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन समझ लो, या जो क्वेश्चन जो सीधे आप क्लास में प्रैक्टिस कर रखी है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, उसके बाद भी चमकता नहीं है ना, इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे उसमें अननोन एलिमेंट टाइप के, जो कि आपको एक्चुअल पेपर में भी मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब भाई ये गिवन है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ऑप्शंस दे रखे हैं 4। तो अब इसमें सीधे सीधे क्लिक नहीं करता कि भाई करें क्या, है ना। तो मैं आपको एक बात एक इन जनरल बता देता हूँ, है ना, कभी भी 2 इक्वल दिए हो ना, तो 99% केस में इक्वल टू के मान के वो क्वेश्चन हो ही जाता है, 99% केस में। तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, अन्य क्वेश्चंस में भी ये एप्लीकेबल है। बाकी यहाँ तो है ही, यहाँ पे आप के मानेंगे कोई कांस्टेंट इक्वल टू में, और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, जैसे आपका जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, जो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर ये क्लिक कर गया, चमक गया, ये आपको चमक गया आपको, फिर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और नहीं चमका तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा, बाद में टाइम मिले तो सोचेंगे इसके बारे में, अदरवाइज उस टाइम पे इसे स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिया है, एक सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन ले लिया। ये इस क्वेश्चन में देखो, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसमें भी कुछ चमकने वाला नहीं है ना। आई होप आपने इसमें प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चन अपन मॉड्यूल में करते थे, है ना, DPPs में करते थे, क्लास में आपके रेस्पेक्टिव टीचर भी इसकी प्रैक्टिस कराते थे, 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, इधर 2 कॉमन लेंगे, 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये GP की फॉर्म में 10 की पावर जितनी डिजिट है पावर -1 की फॉर्म में आ जाता है। फिर GP की n टर्म का सम का फार्मूला यूज़ करके अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना, आंसर जो आप लाने वाले हैं ना, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑप्शन की फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन सीधे सीधे जो आंसर आएगा वो नहीं है, फिर उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, जो कि मतलब अगर क्लिक कर गया तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कर लोगे, और नहीं किया तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, 12th का देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं 12th के भी लेके आया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, जो इन्वर्स फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, उसमें सबसे लास्ट में आता है इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसमें भी एक मॉडिफिकेशन है, जैसे ये जो है ना जी जो है f(x) का इन्वर्स फंक्शन है, वो ठीक है, g का डिफरेंशिएशन किया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिवाइड किससे किया, g ऑफ gf, यानी कॉम्पोजिशन भी डाल रखा है, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो मतलब अभी तक JEE मेन और एडवांस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, तो उसमें इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आते हैं, ज़्यादातर में ये आता है। और ये मतलब
अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन ने थोड़ा एक दो स्टेप और आगे लेके इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसमें कंपोजिशन के साथ में फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। तो यूज़ वही करना है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा कंपोजिशन वाला ट्विस्ट डाल दिया अपन ने इसमें। तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे, अगर मतलब नहीं होता, आगे सॉल्व नहीं होता, नहीं क्लिक करता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी आपको जब इसके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चला क्या, किया क्या, इसमें क्या सोचा है, बनाने से पहले मैंने इसमें क्या सोचा था, आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ड्रॉपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ड्रॉपर का ये लेके आए, बेसिकली ये 4 क्वेश्चन के बराबर है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली करेंगे अगर आप, तो इसमें से कोई 2 पार्ट पकड़ लो, क्योंकि 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि 2 पार्ट करने से, कोई से भी 2 जो आपको इजी लग रहे हैं वो करने से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, चारों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर रैंडमली आप करने गए तो पहला जो पार्ट दिया है वही डिफ़िकल्ट दिया है। एक्सेंट्रिक एंगल जब दिए रहते हैं ना, तो अपने आप में पहले रिकॉल करना पड़ता है एक्सेंट्रिक एंगल के साथ क्या क्या पढ़ाया था सर ने, वो थ्योरी रिकॉल करना पड़ेगी, तब जाके अगर रिजल्ट याद है तब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे। रिजल्ट याद नहीं है तो रिजल्ट को ड्राइव करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो फिर ये छोड़ दो क्वेश्चन, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये फिर नहीं, टाइम बहुत ले जाएगा आपका, क्योंकि डेरिवेशन ड्राइव करोगे ऑटोमेटिकली बहुत टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें मतलब जो आपको इजी वाला पार्ट है ना, जैसे मैं एक पार्ट बताता हूँ, PFQ, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। PFQ फोकल कोड है, तो आपको पता है PF और FQ का जो HM होता है सेमी लेटस रेक्टम होता है। तो आप इसको सेकंड वाला कर सकते हैं, इसमें थर्ड वाला कर सकते हैं, एक थर्ड वाला पकड़ लो और एक इन दोनों में से कोई इजी वाला सिलेक्ट कर लो। जैसे ये वाला S2 भी ले सकते हैं, S4 भी ले सकते हैं, जो जिसको इजी लगे वो काम कर सकते हैं इसमें आप, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सारे करने की जरूरत नहीं है, पहला डिफिकल्ट इसीलिए दिया है कि भाई पहला देख के आप घबराना नहीं है, आगे बढ़ेंगे, एक दो मिल जाए अपन को जो आसान वाले हैं, उसको करने के बाद अपन सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, सही ऑप्शन पकड़ सकते हैं अपन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं कहूँगा आसानी है, मतलब इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट डाल दिया। बाकी आप जानते हैं PS1 माइनस PS2 इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम 2a के बराबर होता है, मेजर एक्सिस के बराबर होता है 2a, लेकिन मेजर एक्सिस में a की वैल्यू दी आपकी अल्फा प्लस 1/अल्फा। तो अब आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, रिकॉल करेंगे उसे कि भाई अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल के साथ सम करते हैं, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से याद ही होगा, डायरेक्ट ही पता होगा आपको कि उसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है, डायरेक्ट पता है तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ओरली ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं पता तो फिर आप इसकी मतलब जो ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम निकालना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, बाकी वैसे AM GM से डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, आई एक्सपेक्टेड। इसमें सर मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूँगा आपको। सर ने मतलब स्पेशली जब मैं इस पेपर को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो सर ने बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एलिमेंट्स भी डाले हैं कुछ क्वेश्चन में। एंड जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि NTA जो है पिछले कुछ साल से मैथ्स में कुछ इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस डाल रहा है। बेसिकली इन क्वेश्चंस का पर्पज़ ये भी है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना ओवरऑल रिगार्डिंग सॉल्विंग अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन अगर मेरे दायरे में होगा तो मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर लूँगा। आपकी क्रिएटिव बाउंड्रीज को स्ट्रेच करना है, उसको आपकी जो थॉट है ना उसको आपको एक्सपैंड करना है। सो बेसिकली इस तरह की क्वेश्चंस चाहे आपने इस पेपर में स्किप किए हों, बट अगर आप इनके सॉल्यूशंस को डिटेल लेवल पे एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेच होंगी, राइट। आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली एक टाइम लिमिट में, हो सकता है सारे ना कर पाओ बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब एक्चुअल पेपर आएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से लर्निंग्स लेनी है कि इस तरह की जब इनोवेटिव एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस में ऐड किए जाते हैं तो हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ अप्रोच करते वक्त जैसा कि सर ने स्ट्रेस अपॉन किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है क्वेश्चन करते वक्त। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको इजीली स्किप कर जाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। सो ओवर टू यू सुरेंद्र सर। बड़ा अच्छा सुरेंद्र सर ने बताया, मेरे को बीच में एकदम से एक दिमाग में आई ये चीज़ कि क्वेश्चन जो थे काफ़ी इनोवेटिव थे, तो आई थॉट कि मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ। सो ओवर टू यू सर। जैसे ही अगर 2 या 3 कॉन्सेप्ट डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इनोवेटिव हो जाता है, और ये क्लिक करना ज़रूरी रहता है कि इसमें आप कौन से टॉपिक से इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें जैसे ये क्वेश्चन तो दिख रहा है हाइपरबोला का, लेकिन अब इसमें सीक्वेंस सीरीज का एक AM GM वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया तो फिर इजीली हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
तो अब इसमें अपन ये देखते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, 11th क्लास के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन अपन को पहले पिक करना चाहिए जो अपने मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है उसमें। जैसा आपने पढ़ रखा है बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, वो मेरे को ये क्वेश्चंस लगे हैं। किसी को ये कम कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, और हो सकता है इजी वालों में भी कईयों में किसी को टाइम लग जाए। वो विल डिपेंड ऑन आपकी प्रिपरेशन कैसी है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ये, है ना। लेकिन होपलेस नहीं होना इसमें, ठीक है। जब आपको डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे जब इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे अपन को जो अपने दायरे में थे। अच्छा, गुड स्कोर की बात करें तो इसमें 80-85 प्लस आ रहा है ना बच्चों, तो बढ़िया स्कोर है आपका, और मिनिमम 25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए इसमें, है ना। अच्छा, 12th की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारे क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि देखो मेरी तरफ से तो इन सब में भी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन तो सब में ही थी, लेकिन ये है कि इनमें कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन थी, बाकियों में इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम थी, लेकिन इनमें भी कैलकुलेशन थी, है ना। सारे पेपर में अच्छा पेपर था, सब में कैलकुलेशन थी। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैथ्स में तो वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता नहीं है, ऐसा कुछ थ्योरी यूज़ होती है सब, लेकिन कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व रहती ही है। सीधे सीधे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कॉनिक सेक्शन पूछा गया था ड्रॉपर में, ये तो खैर 12th का है, सॉरी। हाँ, 12th में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बनेगा नहीं क्योंकि कैलकुलस ज़्यादा पार्ट था, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व हो जाएगी, और थ्योरी के नाम पे कोई फार्मूला या कोई डायरेक्ट रिजल्ट है वो यूज़ हो रहा होगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व होगी, है ना। प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे प्रॉपर्टी पे ही बनता है, वो भी थ्योरी नहीं है, उसका डेरिवेशन उसके पीछे हो चुका है, तब जाके वो रिजल्ट आया है, वो आपको डायरेक्ट याद है, वो आपको क्लास में याद करा दिया गया है। कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन थे 3-4 इसमें, जो अननोन एलिमेंट्स होते हैं जो बीच में आपकी स्पीड को कम करने के लिए डाले जाते हैं। अगर उन्हें पकड़ लो आप कि भाई हो नहीं रहा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, उसे छोड़ दो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हो सकता है आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाए, ऐसे भी मिल जाए। हो सकता है आपको सीधे कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला या उसका रिजल्ट याद हो, तो सीधे आप टिक करके आगे निकल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको रेदर इनको अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये आपके स्पीड ब्रेकर है, ये आपकी स्पीड को कम करने के लिए डाले जाते हैं। एनटीए में भी ऐसा होता है, जेई मेन और एडवांस दोनों में ही होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा इसमें 12th में गुड स्कोर क्या होगा। तो 75 to 80 प्लस मार्क्स गुड है, ठीक है, और कम से कम 25 मार्क्स तो आने ही चाहिए, है ना, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो थे, इजी पिक कर सकते थे आप इजीली पूरे पेपर में, कि 25-30 मार्क्स ला सकते हैं उसमें। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो 30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे उसमें। अच्छा, ड्रॉपर में देख लेते हैं। ड्रॉपर में भी सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, सारे ही क्वेश्चन इक्वली लेवल के थे। एक हाथ दो क्वेश्चन ये समझ लो जिसमें ज़्यादा इंटेंसिव कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी कैलकुलेशन सब में ही थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें 2-3 हैं, जैसे कि क्योंकि ये कॉनिक सेक्शन पूछा गया था इसमें, तो कुछ रिजल्ट डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन रहेगी। प्योर रिजल्ट पे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना मैं कभी पूछता हूँ, ना मैं डालता हूँ। ये आदत नहीं डालनी है आपको, क्योंकि आप रिजल्ट से क्या है, कभी कभी गलत ऑप्शन पे भी जा सकते हो। रिजल्ट के साथ में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर डालेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़े उसमें, ठीक है। केवल प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स में नहीं आता, अब तो बिल्कुल नहीं आता। 10 साल पहले आया करते थे, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता था, लेकिन अब नहीं आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन 4-5 ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं 12th में बताया कि ये आपके स्पीड ब्रेकर है। जितनी भी गलतियां हैं ना, इन पेपर में कर लो। हर 15 दिन में पेपर हो रहा है, जितनी भी गलतियां यहाँ कर लो, और हर नेक्स्ट पेपर में नई टाइप की गलती करो। सेम गलती को बार बार रिपीट करना इज अ ब्लंडर, ठीक है। तो आप इसमें गलतियां कर लो कि भाई कई बच्चों के साथ हुआ होगा, स्पीड ब्रेकर ने उनकी स्पीड ख़त्म ही कर दी होगी, क्योंकि मैथ्स यूजुअली लास्ट में आता है पेपर, तो ज़्यादातर बच्चे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। कुछ बच्चे पहले भी कर लेते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लास्ट में टाइम वैसे ही कम रहता है। अगर आपने मैथ्स के लिए 1 घंटा नहीं बचाया, तो हड़बड़ी में आप ट्रिकी क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे, टाइम ख़राब करेंगे। ऐसा पास्ट में बच्चों ने किया है, और आपसे ये गलतियाँ हो रही होंगी, तो आप इसे इम्प्रूव करो नेक्स्ट पेपर में, है ना। आगे फ्यूचर में भी ये गलतियाँ कराई जाएंगी आपसे, सारी गलतियाँ यहीं कर लो, जिससे एक्चुअल एग्ज़ाम में ये गलतियाँ रिपीट ना हों।
अच्छा, गुड स्कोर की बात करें, अगेन 75-80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके, तो अच्छा है, गुड स्कोर है ना। और कम से कम 25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए इसमें, इस पेपर में। हाँ, अब विशाल सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस। जैसा कि सर ने मैथ्स का बहुत डिटेल्ड लेवल पे एक आपको इनसाइट दिया किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था। नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू, काफ़ी बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है कि ओवरऑल जो मेरे मार्क्स आए उस लेवल पे मेरी परसेंटाइल क्या रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है कि ओवर एनालाइज नहीं करना है आपको परसेंटाइल को, बिकॉज ये पार्ट टेस्ट हैं, क्वेश्चन वाइज ज़्यादा एनालिसिस करना है। बट स्टिल फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर मोर क्यूरियस अबाउट देयर मार्क्स एंड परसेंटाइल, तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ कि अगर 11th का पेपर हम देखें तो 99 परसेंटाइल से ऊपर आपके आ जाएंगे। अगर आपके 192 अबव मार्क्स आ रहे हैं, ये आप 180 से 90 तक भी रख सकते हैं रेंज आप अपने दिमाग में, कि इवन 180 से ऊपर भी अगर है तो भी आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप 99 परसेंटाइल के रेंज में आ जाएंगे। 160 से 70 के रेंज में अगर आप हैं तो 95 परसेंटाइल से आप ऊपर चले जाएंगे। अगर आप 110 से ऊपर, अगर मैं बोलूँ 115 से ऊपर बोलूँ, तो टेंटेटिवली आप 90 परसेंटाइल से ऊपर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये थोड़ी टेंटेटिव रेंजेस हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पार्ट टेस्ट है और जो एक्चुअल टेस्ट आता है वो एक फुल टेस्ट होता है। फुल टेस्ट में थोड़ा सा ये परसेंटाइल प्रेडिक्टर बनाना थोड़ा इजी होता है, यहाँ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए थोड़ा सा वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो, राइट, आगे जाके वो उसको स्ट्रेंथन कर ले। सो कहीं ना कहीं अभी जो हम इसमें एक एनालिसिस दे रहे हैं, आपको एक टेंटेटिव एनालिसिस दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज भी इसको नहीं करना है। जस्ट आपको एक कुछ लोगों की जो क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने पेपर में इतना स्कोर किया तो कितना परसेंटाइल आएगा, उसके लिए हमने जो है ये एनालिसिस बनाया है। सिमिलर लेवल का एनालिसिस आप देखेंगे तो 12th में भी हमने बनाया है। 12th में आप देखें 193 से ऊपर अगर आपका है तो 99 परसेंटाइल अबव आपका आएगा। 164 से अबव अगर आपका है, 193 के अंडर है अगर, तो 95 से 99 परसेंटाइल के रेंज में आएगा। एंड इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 111 टू 164, आप 90 से 95 परसेंटाइल की रेंज में होंगे। सेम एनालिसिस इज फॉर ड्रॉपर। ड्रॉपर के लिए जो वैल्यूज हैं वो 194, 161, 113 है। जैसा कि मैंने बोला, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से ये आया है। आप इसमें एक टेंटेटिव रेंज प्लस माइनस 1% आप रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल जो आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं मोर और लेस ये एक्यूरेट होंगी बेस्ड ऑन द एनालिसिस, राइट। सो ये जो हमारा ओवरऑल इस पेपर का रियल टेस्ट 8 का एनालिसिस था, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा। थोड़ी सी वीडियो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ी लेंदी हो गई, बट ये पेपर जो था इसमें कुछ कोर टॉपिक्स भी आए थे, इसलिए मुझे लगा कि इसका एक एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इसके की इंसाइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ विद माई टीम। आई वुड लाइक माई टीम टू कम अप हियर अगेन ऑन द स्टेज। एंड बहुत अच्छा इन्होंने एनालिसिस दिया एंड बहुत ही इन्होंने एफर्ट से इस पेपर को बनाया है। इसी तरह के एनालिसिस हम आपके लिए फर्दर रियल टेस्ट 9, 10, 11 जो फर्दर पेपर आपके आएंगे रियल टेस्ट के, उसके लिए भी हम लाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू बच्चों।